तो आज के हम इस लेक्चर में बात करेंगे जूल्स लॉ। जूल्स लॉ के बाद हम देखेंगे आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा बल्ब फ्यूज करेगा सबसे पहले और कौन सा ब्राइटनेस सबसे ज्यादा देगा। ये सब चीज को समझेंगे, यानी रेटिंग ऑफ बल्ब, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जूल्स लॉ। तो अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ जो हीट जो प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर से अगर हम लोग करंट को फ्लो करा देते हैं, आई करंट को फ्लो करा देते हैं टी टाइम के लिए, ठीक है। अगर इससे हम करंट फ्लो करा देते हैं फॉर टाइम टी के लिए, अगर टी टाइम के लिए, और इस कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस है वो आर है। तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं, हीटर में ही देखते हैं आप, तो हीटर में क्या होता है, जैसे स्विच ऑन करते हैं तो मेरा क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट उसमें फ्लो करने लगता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हीटर में मेरा पहुंचता है तो क्या हो जाता है, हीटर हीट हो जाता है। तो वहां से क्या होता है कि हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने लगता है। तो वही जो हीट जो देख रहे हैं वो हीट प्रोड्यूस होगा, यानी वो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, यानी हीट जो प्रोड्यूस होगा वो जूल्स लॉ उसी को दिए थे, वो बताए थे जूल्स लॉ कि जो हीट प्रोड्यूस होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, करंट के स्क्वायर। मतलब क्या होगा कि करंट जितना बढ़ाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होगा, करंट जितना बढ़ाएंगे उतना ही मेरा हीट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब करंट जितना बढ़ाएंगे उतना ही क्या होगा, हीट बढ़ेगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ रेसिस्टेंस, अगर उस वायर का, उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा। क्योंकि आप खुद समझिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जब जाता है तो रेसिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा कि इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देगा, और नहीं करने देगा तो वायर क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ही हीट क्या करेगा, ज्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो आपसे पूछेगा कि जो हीटर में यूज होता है, जो वायर, जो भी कंडक्टर यूज होते हैं उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, ज्यादा होता है कम, तो क्या बोलिएगा, ज्यादा। तो यहाँ पे और दूसरा क्या बोल सकते हैं, तीसरा जो बोल रहा है हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और जितना जल्द समय तक लोग इसमें करंट को सप्लाई कर देंगे उतना ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। यहाँ से क्या हुआ कि बस इस चीज को समझिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर ये बढ़ेगा, अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू बढ़ा तो हीट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जब तीनों को हम मिला रहे हैं तो तीनों को मिलाने के बाद मेरा क्या बन गया, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये मेरा फॉर्मूला हो गया किसका, हीट का। यही मेरा जूल्स लॉ दिए थे कि जूल्स लॉ दिए थे जो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट जो प्रोड्यूस होगा किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करने के बाद, मतलब जैसे ही स्विच ऑन किया इसमें करंट फ्लो किया, और करंट फ्लो किया तो जो करंट फ्लो करने के बाद जो हीट जो प्रोड्यूस होगा, हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। यहां से आपका हीट का ये फार्मूला आ गया। तो ये मेरा जूल्स लॉ दिए थे। यहाँ पे एच क्या है आपका, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे क्या है, हीट एनर्जी बोलिए या हीट भी बोल सकते हैं। आई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट, और आर क्या है, रेसिस्टेंस, आर क्या है आपका, रेसिस्टेंस, और यहाँ पे टी क्या है, टाइम। मतलब क्या हुआ कि अगर आर रेसिस्टेंस वाला कंडक्टर में हम लोग करंट आई फ्लो करा रहे हैं तो जो हीट प्रोड्यूस होगा आई स्क्वायर आर टी। तो अब देखिए कि आपको यहाँ जो दिख रहा है जो हीट का फॉर्मूला और भी डिफरेंट टाइप में हम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए करंट नहीं दिया है, वोल्टेज दे दिया है, तो उसके टर्म में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो कैसे, तो ये जो हीट का जो फॉर्मूला हम लोग देखें, हीट के फॉर्मूला अगर वोल्टेज के टर्म में हम क्या लिखेंगे कि मतलब उसी कंडक्टर में, अगर ये जो कंडक्टर था उस कंडक्टर में अगर वोल्टेज दिया रहेगा, करंट ना दे के यहाँ पे वोल्टेज दे दिया रहेगा, मतलब इसका रेसिस्टेंस दे दिया और वोल्टेज दे दिया है, तो उस केस में हम लोग हीट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। तो अब देखते हैं कि जो हीट जो दिख रहा है वो हीट क्या हो गया कि आपको आई मतलब नहीं दिया होता, आई को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। आई देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, लिए और यहाँ पे पुट कर दिए, क्या हो जाएगा, आई की जगह पे V बाई आर रख दिए और इंटू क्या कर दिए, R इंटू टी। तो क्या हो जाएगा आपका V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। एक आर स्क्वायर से एक आर कट गया, तो यहाँ से आपका एक और फॉर्मूला आ गया हीट का, क्या, V स्क्वायर बाई
R इंटू टी। लेकिन जो मेरा फॉर्मूला है यानी जो जूल्स लॉ दिए थे वो सिर्फ इतना ही तक आपको लिखना है। जो बोर्ड में आपको पूछेगा तो आपको बोर्ड में सिर्फ लिखना है कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। आप लिख लीजिए, कॉपी अभी निकालिए और पेन निकालिए, अभी लिखिए। आप जो क्या लिखिएगा कि अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ हीट प्रोड्यूस अक्रॉस द कंडक्टर या थ्रू द कंडक्टर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां से इस तरह से लिख के आप फॉर्मूला ड्राइव कीजिए। अब यहां से जो देख रहे हैं तो कहने का मतलब है कि जो हीटर जो होता है आपका हीटर, तो देखिए उसका एप्लीकेशन देख लो। जो हीटर जो मेरा है वो हीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों रहता है। आपसे कोई पूछ देगा कि हीटर का रेसिस्टेंस ज्यादा क्यों रहता है, चाहे वो नाइक्रोम कहीं क्यों बना रहता है, तो आप अगर पूछा कि जो आपका हीटर है जो उसका नाइक्रोम कहीं उसका जो कंडक्टर यूज रहता है तो देखते हैं वो जलते रहता है। वो जो जलते रहता है जो रेड रेड करके तो आप देखते हैं, तो आपको क्या है कि उसका जो पूछेगा कि आपका नाइक्रोम कहीं क्यों बना हुआ है तो क्या बोलिएगा कि नाइक्रोम कहीं इसलिए बना हुआ है क्योंकि उसका रेसिस्टेंस क्या होता है, हाई। और रेसिस्टेंस हाई होता है तो हीट प्रोड्यूस क्या करेगा, ज्यादा, क्योंकि उसको यूज ही क्यों कर रहे हैं, उसको हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि हीट क्या हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। तो अब जो देख रहे हैं कि उसका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल, इसका हीटिंग इफेक्ट क्या है, मतलब इसका क्या होता है कि जैसे अब क्या है ना कि अब जैसे हम करंट पास करते हैं तो क्या हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होता है। पता है इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या हो गया कि आपका जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करा है वायर में तो क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। वो जो फ्यूज होता है, जो फ्यूज देखते हैं आपको, जो फ्यूज देखते हैं चाहे आपका यहाँ पे फ्यूज जो यूज करते हैं घर में, वो सब भी क्या है इसका एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब इसका यूज है, आपका जो मेन है जो हीटिंग है जूल्स लॉ का यूज है वहां पे। तो एप्लीकेशन में ही आ गया आपका क्या, हीटिंग इफेक्ट ऑफ जो आपका हो गया आपका हीटिंग ऑफ आयरन हो गया जो आपका, चाहे आपका सुई जो फ्यूज यूज कर रहे हैं वो सब फ्यूज का जो हो गया। क्योंकि जो फ्यूज में भी देखते हैं तो पहले के जमाना में जो ऐसे यूज करते थे, एक वायर जब पतला सा वायर जब देखिएगा आपका फ्यूज जो बोर्ड में देखिएगा इतना छोटा होगा, वहां पे खोल के जब देखिएगा तो उसमें एक पतला सा वायर लगा रहता था पहले। तो जब वहां पे क्या होता है कि जैसे इस फ्यूज में इस सब का अपना एक रेटिंग रहता है, इसका सहने का अपना क्षमता हो सकता है कि 3 एम्पियर 5 एम्पियर इस तरह से रहता है, और जितना ज्यादा लोड बना रहेगा उस तरह के फ्यूज लगा रहता है। अगर उस रेटिंग कहने को जैसे क्या उसका सहने का क्षमता 5 एम्पियर करंट है, अगर उसमें हम 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो करा दिए तो क्या हो जाएगा, फ्यूज क्या हो जाएगा, हीट जो समझ रहे हैं वहां पे हीट ज्यादा हो जाएगा। हीट जैसे ही होगा तो क्या कर जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, यानी सर्किट ब्रेक कर जाएगा, तो आगे मेरा करंट जा ही नहीं पाएगा। यानी क्या हो गया मेरा कि जो मेरा और जो घर का जो भी अप्लायंस है वो क्या हो जाएगा आपका, तो डिस्ट्रॉय होने से वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो ये सब जो एप्लीकेशन है वहां पे जो जूल्स लॉ का देख रहे हैं कि ये सब जो एप्लीकेशन, चाहे आप फिलामेंट जो आप देखते हैं उसमें जो बल्ब में देखते हैं सब भी क्या हीटिंग इफेक्ट में ही काम करता है। वहां पे बोलेगा कि अगर टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं, जो फिलामेंट जो बल्ब में देखते हो फिलामेंट, तो टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं, तो वहां पे आपको पूछेगा। और उसमें जो गैस डालते हैं वो इनर्ट गैस ही क्यों डालते हैं, तो इनर्ट गैस क्या होता है, नॉन रिएक्टिंग होता है, तो वो तो रिएक्ट नहीं करेगा इसलिए डालते हैं इनर्ट गैस, किसी से वो रिएक्ट नहीं करेगा, ऑक्सीडाइज समझ रहे हैं उसके कारण, वो सब जो हम देखेंगे। तो यहाँ पे समझ गए कि आपको जूल्स लॉ क्या होता है और जूल्स लॉ के हीट का फार्मूला क्या हो गया। मतलब क्या हो कि अगर दे दिया कि आपको सिंपल दे दिया कि वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और इस वायर का रेजिस्टेंस 10 ओम है और टाइम कितना के लिए कर रहा है, 5 सेकेंड के लिए, तो यहाँ से आपका हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और इंटू क्या हो जाएगा, ओम रेजिस्टेंस है तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा आपका 14 इंटू ये आपका 200 इतना हो जाएगा आपका। इसको किसमें आएगा, जूल में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, जूल में आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एनर्जी हीट भी क्या है, एक एनर्जी का रूप है, एक एनर्जी का क्या है, रूप है। मतलब इसका यूनिट क्या होगा, क्वेश्चन है इस केस में पूछ रहा है कि फाइंड द हीट प्रोड्यूस बाय बोथ रेसिस्टेंस। मतलब क्या होगा कि आपको अलग अलग बताना है, चाहे ईच रेसिस्टेंस बताइए, फाइंड हीट, फाइंड द heat produced due to each resistance, प्रत्येक रेसिस्टेंस के द्वारा बताना है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा। तो इस केस में बताइए कि जो सर्किट से 4 एम्पियर करंट पास हो रहा है, जो सर्किट से कितना करंट पास हो रहा है 4 एम्पियर, और ये जो दोनों दिख रहा है एक दूसरे के पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो करंट तो सेम नहीं होगा। इस केस में जो देख रहे हैं तो पैरेलल में है तो करंट तो सेम नहीं होगा, तो हमको तो मेन पता करना होगा करंट, क्योंकि हम लोग हीट का फार्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर मान लीजिए कि पहला बॉल इसको मानना है, पहला बॉल इसको दूसरा, पहला के लिए हीट निकालना है तो क्या करना है, I1 इंटू R1 इंटू टाइम, अगर टाइम दे देगा आपको, फाइंड द हीट प्रोड्यूस ड्यू टू ईच करंट इन
टाइम आपका दे देगा यहाँ पे 3 सेकेंड या 10 सेकेंड, जो भी कुछ दे देगा यहाँ पे। तो इस केस में जो हम लोग देख रहे हैं I1 तो हमको पता नहीं है, मान लीजिए कि इसमें I1 गया तो इसमें करंट तो हमको पता नहीं है, तो करंट हमको निकालना होगा, या तो हमको करंट निकालना होगा कि करंट कितना जाएगा। तो आप सिंपल समझ रहे हैं कि दोनों का रेसिस्टेंस क्या है, सेम है। अगर दोनों का रेसिस्टेंस सेम रहता है तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वल इक्वल जाएगा, मतलब इसमें भी जाएगा 2 एम्पियर और इसमें भी जाएगा क्या 2 एम्पियर। लेकिन आप कहिएगा कि सर अगर मान लीजिए कि वहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं हुआ, अगर वहां पे रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम नहीं हुआ तो करंट क्या होगा, तो उस केस के लिए आपको समझना पड़ेगा। अगर इसलिए नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हैं कि आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के क्रॉस क्या होगा, सेम। तो सेम पोटेंशियल निकालने के लिए तो आपको नेट करंट तो दिया हुआ है नहीं, टोटल करंट आपको 4 एम्पीयर दिया हुआ है, और आर इक्विवेलेंट हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दोनों पैरेलल है तो पैरेलल के लिए हम लोग जानते हैं कि 1/r1 + 1/r2 = 1/r इक्विवेलेंट। चाहे डायरेक्ट हम लोग आर इक्विवेलेंट क्या निकालते हैं, r1 × r2 या r1 + r2, ये हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट निकालते हैं। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे रख देंगे 10 × 10 डिवाइडेड बाय 10 + 10 यानी क्या होगा 20, यानी क्या होगा 5 एम्पियर। यहाँ से आगे आपको कितना 5 एम्पियर आपको करेंट, यहाँ से 5 ओम आ गया, 5 ओम आ गया आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ से वोल्टेज निकल जाएगा कितना I × R इक्विवेलेंट, यानी क्या हो गया 4 × 5 कितना हो गया 20 वोल्ट। यानी जो यहाँ से जो बैटरी लगा हुआ कितना वोल्ट का हो गया 20 वोल्ट का। तो अब इसको भी 20 वोल्ट मिला हुआ, इसको भी 20 वोल्ट। तो आप क्या कर सकते हैं कि जब इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया तो I1 हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। I1 क्या हो जाएगा V/R1, तो V कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 10 यानी 2 एम्पियर। देख रहे हैं I2 निकालना हो तो उसको भी वोल्टेज कितना मिला 20 और रेजिस्टेंस कितना 10, इसको भी क्या होगा 2 एम्पियर। ऐसे देखिए इक्वल इक्वल है तो यहाँ पे 2 एम्पियर ऑलरेडी हम बांट दिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हीट निकालना है पहला में, तो क्या हो जाएगा H1 = 2 के स्क्वायर कितना 4 × R रेजिस्टेंस कितना है 10 और इनटू टाइम कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 10 × 100 यानी 400 जूल हो गया। आपका H2 के द्वारा निकालना है तो क्या हो जाएगा आपका 4 × 10 × 10 इंटू क्या हो जाएगा आपका बस इतना ही हो गया। आपका क्या हो गया, इसका दिया हुआ है आपका कितना करंट 2 के स्क्वायर 4 इंटू क्या हुआ 10 ओम इंटू कितना सेकंड यूज किया 10 सेकंड, ये फार्मूला हम लोग लगा दिए। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से भी आ गया मेरा 400 जूल। तो इस तरह से हम लोग हीट निकाल सकते हैं। इतना टॉप भी आपको नहीं पूछेगा, क्लास 10th के लिए आपको इतना टॉप नहीं पूछ सकता है। तो आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट आपको पूछेगा कि आपको हीट दे देगा, आप बोलेगा कि आपको बताइए कि क्या होगा आपका, उसमें कुछ भी पूछ सकता है, करंट दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया, टाइम दे दिया, आपसे पूछ देगा कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, ये सब पूछ सकता है। इसका एप्लीकेशन पूछता है और इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी पूछता है, इस पे फोकस कीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं देखने जो इलेक्ट्रिक पावर, अब देखने जा रहे हैं हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। देखिए तो आप लोग कृपया प्लीज आप लोग ये मिस मत कीजिएगा कि आप लोग नोट साथ साथ बनाते चलिए, नोट साथ साथ बनाते चलिएगा तो आपको सही रहेगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आप बना नहीं सकते हैं। तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर। अब आराम से देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, आराम से समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर देख रहे हैं कि पावर जो देख रहे हैं मतलब समझिए कि पावर ही है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक पावर जो तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रिक पावर हो गया। समझ रहे हैं ना कि आपको जो देख रहे हैं कि वहां पे वर्क के आप जब देखे होइएगा, जब पढ़े थे आप क्लास 9th में, तो आपका वर्क पावर एनर्जी, तो वहां भी पावर पढ़े होइएगा। तो वहां पे क्या होता था कि कुछ काम करते थे उसमें जो मेरा वर्क होता था वहां पे ये सब पढ़े थे। तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पावर, तो समझिए पावर को डिफाइन कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पावर को डिफाइन कैसे करते थे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, किस रेट से काम हो रहा है, यानी क्या बोलते थे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। क्या बोलते थे, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। हम लोग जब क्लास 9th में थे तो क्या पढ़े थे कि वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, मतलब वर्क बाय टाइम को क्या बोलते थे पावर। सेम यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक पावर है तो कुछ नहीं है, बस क्या हो जाएगा कि वर्क डन, यानी डायरेक्ट यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वर्क भी क्या है एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यानी ये भी बोल सकते हैं, और दूसरा डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड, एनर्जी यहां लिख रहे हैं, एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर।
यानी क्या बोले, ये जो दोनों डिफिनीशन सेम ही है। मतलब क्या बोले, इलेक्ट्रिक एनर्जी पर यूनिट टाइम। देखिए पर यूनिट का मतलब क्या समझे कि एक यूनिट टाइम में कितना उसका, समझ है ना, कि आपका एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब क्या होगा कि आपका जो उसका एनर्जी का कंजप्शन एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, यानी किस रेट से उसका एनर्जी जो है आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी मतलब किस रेट से उसका एनर्जी कंजप्शन हो रहा है, मतलब क्या होगा, पावर को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग W/T, क्या बोल रहे हैं W/T। देखिए यहाँ पे पावर क्या होता था W/T, W यहाँ पे क्या होता था, वर्क होता था। उसी तरह से यहाँ पे तो एनर्जी के, यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वहाँ पे E लिए हम लोग E/T लिख रहे हैं। आप E लिखिए या W, देखिए W भी क्या है, वर्क है, तो वर्क भी एनर्जी है, और एनर्जी को हम लोग E से लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग जान रहे हैं कि हीट भी क्या है, एक एनर्जी ही है। तो हम लोग देखिए हीट भी क्या है, एक एनर्जी है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हीट वाला फार्मूला डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग पढ़े ना यहाँ पे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यहाँ पे क्या किए कि I²RT, अब बाई यहाँ पे क्या कर दिया, T कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा कि ऐसे भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, I²R एक पावर का फॉर्मूला आ गया क्या, I²R। तो ये हो गया, लेकिन इसको ना लेके इसको हम नहीं समझेंगे, इसको जो है इसको हम ना समझेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले तो यहाँ जो हम लोग देखने जा रहे हैं, ये जो हम देखने जा रहे हैं, जब आप एनर्जी जो लिख रहे हैं, एनर्जी को लिख रहे हैं, तो आपको हम पढ़ाए थे, याद होगा कि आपको जब हम पढ़ाए थे कि जब एनर्जी पढ़ाए थे तो याद होगा कि वोल्टेज जो पढ़ाए थे पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें जाइए पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे, तो क्या बोले थे, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये बताए थे ना आपका वहां पे V = W/Q, W/Q। तो यहाँ से W = क्या आ जाएगा, V × Q। मतलब क्या हुआ कि आपको क्या होता था कि V वोल्ट को बैटरी से हम लोग लगाते हैं Q चार्ज को मूव कराने में, तो क्या होगा, उसका वर्क हो रहा है। यहाँ पे यही ना हुआ, इसका मतलब आप देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप हम लोग क्या करते हैं किसी सर्किट में, हम लोग क्या करते हैं चाहे किसी कंडक्टर में हम लोग क्या करते हैं कि बैटरी को कनेक्ट करते हैं। तो बैटरी का काम क्या है कि बैटरी को जैसे कनेक्ट किए तो चार्ज को फ्लो कराएगा, उसमें क्या कराएगा कि चार्ज को फ्लो कराएगा, यानी कंडक्टर में चार्ज को मूव कराएगा। तो बैटरी क्या कर रहा है, वहाँ पे चार्ज को मूव करा रहा है, यानी चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो जो ले जा रहा है तो वहाँ पे जिसके कारण समझ रहा है ना, वर्क जो हो रहा है वहाँ पे कुछ वर्क हो रहा है, वर्क जो है आपका वो देखिए वर्क जो हो रहा है आपको V वोल्ट बैटरी के द्वारा जो आपको वर्क हो रहा है वो वर्क को निकालेगा, तो Q × V ये वर्क हो गया। ये जो वर्क हो रहा है यही ना एनर्जी का कंजप्शन होगा। जैसे धीरे धीरे बैटरी क्या होता है, शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, मतलब E = क्या होगा, Q × V लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे लाके उसी को हम लोग क्या करते हैं, पुट कर देते हैं, तो पावर = क्या हो जाएगा आपका E के जगह पे Q × V रख दिए और डिवाइडेड बाई टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि एक और फॉर्मूला पढ़ाए थे, Q = IT, ये सब याद रखिए पीछे जो पढ़ाए हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, I = क्या हो जाएगा, Q/T, तो I = Q/T। तो ये मेरा Q ही है, तो ये तो मेरा क्या है, Q है ना, ये स्मॉल q लिखे चाहे कैपिटल लिखे, आपको क्या हो जाएगा, ये तो Q ही है ना, तो Q/T को क्या बोलेंगे, I बोल सकते हैं। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V = P = V × I। ये पावर का मेरा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला जो मेरा पावर का है, P = V × I। देखिए अब दूसरा हम लोग अगर मान लीजिए कि हमको इस टर्म में अगर नहीं दिया हो, अगर इस टर्म में नहीं दिया हुआ है, अगर P = VI, मतलब इसमें क्या, अगर वोल्टेज दिया रहेगा, अगर करंट दिया रहेगा तो हम लोग पावर निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपको वोल्टेज नहीं दिया है, तो वोल्टेज यानी आपका V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो V = हम लोग जानते हैं कि IR होता है। तो अब क्या किए कि हम लोग पावर के जगह पे हम लोग V के जगह पे क्या पुट कर दिए, IR पुट कर दिए। तो क्या होगा, IR × I क्या हो जाएगा, I²R। एक पावर का फॉर्मूला क्या हो गया, ये भी आ गया। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किस केस में हमको किसको यूज करना है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, V × I। तो ये कब होगा, जब किसी सर्किट में आपका जो है उस केस में उसका वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है, तो बोलेगा कि बताइए इसे बॉल है, उस बॉल के क्रॉस पूछा कि इसका पावर क्या होगा, तो वोल्टेज दिया है करंट दिया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, V × I करके हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन मान लीजिए उस वायर का जो रेसिस्टेंस दे दिया, उस बॉल का रेसिस्टेंस दे दिया और करंट दे दिया, तो उस केस में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए पावर का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ना वोल्टेज नहीं दिया होता, वोल्टेज = यानी V = यानी पोटेंशियल डिफरेंस = क्या होता है, IR। तो हम लोग क्या किए कि V के जगह पुट कर दिए IR × I, तो क्या हो जाएगा I²R। यहाँ से मेरा पावर का फॉर्मूला हो गया। ये हम लोग सॉल्व किए। मान लीजिए कि अगर इस केस में ना करंट हमको भी दिया हो, यहाँ पे जब देख रहे हैं कि हमको ओनली दिया हो वोल्टेज और रेसिस्टेंस, तब कैसे निकालेंगे, ओनली वोल्टेज और रेसिस्टेंस, तब पावर कैसे निकालेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वोल्टेज दिया है और रेसिस्टेंस, तो उस केस में हम लोग क्या निकालेंगे,
तो हम लोग क्या करेंगे, आई को रिप्लेस कर देंगे, v दिया हुआ है तो आई को रिप्लेस कर देंगे, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से v बाई आर, और क्या करेंगे हम लोग पुट कर देंगे आई के जगह पर। देखिए हमको फार्मूला ए है, हमको वोल्टेज या रेजिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पे वोल्टेज के जगह पर रख दिया, आई को हमको रिप्लेस करना है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर, तो यानी क्या कि v बाई आर पुट कर दिया, यानी क्या होगा v स्क्वायर बाई आर। तो ये सब पावर का फार्मूला है, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए आप। सिर्फ अभी कुछ नहीं, आप सिर्फ समझिए कि पावर क्या होता है, पावर का फार्मूला क्या, और कैसे कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना कुछ अलग बात नहीं है, यहाँ पे ओम्स लॉ के हम लोग यूज किए हैं, v इक्वल टू आई, हर जगह ओम्स लॉ के यूज किए हैं। एक चीज दिया है और दो चीज दिया हुआ है, तीसरा नहीं दिया है, तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या कर, दोनों को यूज करके हम लोग निकाल ले रहे हैं। इस यहाँ पे एक मेन फार्मूला था, यहाँ पे हम लोग क्या किया था कि यहाँ पे आई दिया था, आर दिया था, तो हम लोग सॉल्व किए। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखते हैं इसका रेटिंग, देखते हैं कि रेटिंग हम लोग निकालते कैसे हैं।